अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में आते हैं पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है, स्वपोषी और विषमपोषी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण है हरे पौधे। विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है, जैसे मानव व अन्य जीव, सभी जीव जंतु इसमें आते हैं। स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। 6CO2 + 12H2O = क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O यानी ऑक्सीजन और वाटर बनता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं जल। स्थलीय पौधे से जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र यानी स्टोमेटा पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा निकल जाता है। यह आप देख सकते हैं द्वार कोशिका है और रंध्र है जो पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। विषमपोषी पोषण हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण में मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। उदाहरण फफूंदी, कवक हैं। परजीवी पोषण पैरासाइटिक परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण अमर बेल, जूं, पीताकृमि। अमीबा में आप पोषण देख सकते हैं कि भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है और फिर वो खाद्य में चला जाता है। खाद्य में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। पैरामीशियम में पोषण पैरामीशियम में भी इसी तरह से होता है। पक्षाप कोशिका की बुरी सतह को ढके रहते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में पोषण तो इसमें कई चरण है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। ठीक है। मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दांत भोजन को चबाते हैं। जीभ भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा में बदल देता है। भोजन ग्रसिका मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। आप ये देख सकते हैं। मुखवास से ग्रसिका से होते हुए भोजन अमाशय में पहुंचता है, फिर शुद्रांत और से होता हुआ वृहदांत्र तक। आप देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं इसमें। अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं जो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। तो पेप्सिन का
कार्य है, पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा मांस के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। इनके फंक्शन आ जाते हैं। शुद्रांत में क्या होता है, आंतरस मिलता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा तथा ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। छोटी आंतें जो है यकृत से पितरस और पित्तलवण मिलते हैं जो कि वसा की जो है पित्तलवण क्या करते हैं, इमल्सीकरण करते हैं, वसा को छोटी कोशिकाओं में तोड़ देते हैं जिससे कि एंजाइम अच्छी तरह कार्य कर सके। अग्नाशय में अग्नाशय रस होता है, पैनक्रियाटिक जूस जिसमें एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज होते हैं। इनका फंक्शन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पर वर्क करता है, इसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वसा पे लाइपेज वर्क करता है जो कि इसको वसाबुल में और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं और स्टार्च को एमिलेज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दीर्घरोम होते हैं जो कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। छोटी आंत में पाए जाते हैं। वृहद आंत जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम श्वसन देखते हैं। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरुवेट तथा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ऑक्सीजन का अभाव में ये लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा देता है, ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। जब हम कभी काम करते करते थक जाते हैं ना, तब लैक्टिक अम्ल भी बनता है और पेशियाँ हमारी थक जाती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, ये यीस्ट में होता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। तो श्वसन दो तरह के हो गए, वायवीय और अवायवीय। वायवीय होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ये कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 एटीपी, उदाहरण मानव में। अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 एटीपी, उदाहरण यीस्ट में होता है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। हृदय, रक्त नलिकाएं में धमनी व सिरा, वहन माध्यम रक्त व लसिका। रक्त ठोस अवयव, द्रव्य अवयव होते हैं। ठोस में रुधिर कणिकाएं हो गई और प्लाज्मा हो गया, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन अजैविक होते हैं, खनिज तत्व। और इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। ऑक्सीजन और CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक हैं और रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त वाहिका, तो रक्त वाहिका दो प्रकार की होती है, धमनी तथा सिरा। धमनी से रुधिर जाता है और सिरा से आता है। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। सिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र कर वापस हृदय में लाती है। अपवाद क्या है, फुफ्फुस सिरा है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वाल्व नहीं होते धमनी में, सिरा में वाल्व होते हैं। धमनी ये सतही नहीं होती, उत्कों के नीचे पाई जाती हैं कि डीप सीटेड होती है, ये सतही होती हैं, सुपरफिशियल यानी सिराएं सतह पर पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र दोहरा परिसंचरण के लिए है। ऊपर फुफ्फुस फेफड़े हैं, तो आप हृदय से शुरू करते हैं हम कि सबसे पहले दाएं नीले से फुफ्फुसी धमनी से होता हुआ वी ऑक्सीजनीकृत रुधिर फेफड़ों में जाता है साफ होने के लिए, वहां से वापस आता है। ठीक है, फुफ्फुस से सिरा से ये साफ होकर आता है और ये बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में पहुंच जाता है और वहां से ये प्रमुख धमनी यानी महाधमनी से होते हुए सीधा शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है। फिर शरीर के अंग
से ये वापस सिराओं द्वारा महासिरा में पहुंचता है और वहाँ से फिर ये दाएं अलिंद में होता हुआ दाएं नीले में पहुंच जाता है। फिर वहाँ से फिर पुनः चक्र शुरू हो जाता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। तो ये देख सकते हैं आप हृदय का चित्र। मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह की उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। पादपों में परिवहन, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पाद को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक, पौधों के ताप नियमन में भी सहायक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भाग में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से प्रासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोश के जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विषित कर लेते हैं। या मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार से हैं। एक जोड़ा वृक्क है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये आप देख सकते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। कोशिका कुछ ग्लैमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। बोमेन संपुट, नलिकाकार भाग, संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि या वृक्काणु की संरचना देख सकते हैं। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। कोशिका कुछ निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका कुछ में से चुनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका श्रावण। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दबाव द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है।